नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आइए चलते हैं फिर से हम एक इतिहास की तरफ, अपने इतिहास को जानते हैं। मणिपुर को हम मणियों की भूमि के नाम से भी जानते हैं। मणिपुर को आभूषणों की धरती भी कहा जाता है। मणिपुर का प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो बेहद ही खूबसूरत है और ऐसा कहा भी जाता है कि मणिपुर का मणिपुर नाम उसके प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से ही पड़ा था। लेकिन 1724 से पहले का वो समय जब इसका नाम मणिपुर नहीं था। अगर दोस्तों 1724 से पहले इसका नाम मणिपुर नहीं था तो क्या था, ये आप सबके जहन में आ रहा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि 1724 से पहले मणिपुर का नाम कांगलीपाक था। लेकिन 1724 वो समय है जब इसका नाम एक बेहद ही खूबसूरत नाम, इसको नया नाम दिया गया और वहां के राजा गरीब नवाज द्वारा इसको कांगलीपाक से बदलकर मणिपुर किया गया। इसको एक बेहद ही खूबसूरत नाम दे दिया गया। गरीब नवाज जिन्होंने कांगलीपाक के साथ साथ मणिपुर पर 1707 से एक अपने अनूठे शासन की शुरुआत की और उन्होंने इस अनूठे शासन की शुरुआत के साथ एक बहुत लंबे समय तक कांगलीपाक और मणिपुर पर राज किया। दोस्तों बताया जाता है कि गरीब नवाज ने अपने शासन में यानी 1717 में मणिपुर में, यानी मणिपुर तो नहीं कांगलीपाक में हिंदू धर्म की स्थापना की थी। सबसे पहले स्थापना करने वाले गरीब नवाज थे मणिपुर में। दोस्तों गरीब नवाज कौन थे, इनका असली नाम क्या था, यानी बचपन का नाम। ये तो इनका नाम बाद में इनको उपाधि मिली थी। इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था। तो दोस्तों पमहीबा, अब आप सोच रहे होंगे कि पमहीबा कौन है। पमहीबा गरीब नवाज के बचपन का ही नाम है। और गरीब नवाज यानी पमहीबा जो है उनके पिता का नाम था चराइरोंगमा, जो कि कांगलीपाक के एक राजा थे। और इनकी माता का नाम, पमहीबा की माता का नाम नंगशल छाइबी था। दोस्तों नंगशल छाइबी यानी चराइरोंगमा की छोटी रानी थी। इनकी 3 रानियां थी। कांगलीपाक की एक अनूठी प्रथा और अनूठा प्रचलन। दोस्तों पहले ये प्रचलन था कांगलीपाक में, अगर कोई राजा है और उसकी 4 या जितनी भी रानियां हैं, पहले जो राजा थे उनकी कई रानियां हुआ करती थी। मोस्टली बहुत से राजाओं की कई रानियां हुआ करती थी, 4 रानी 5 रानी। और अगर हम और ज्यादा पुराने प्राचीन इतिहास में चले जाए तो बहुत रानियां हुआ करती थी। तो ये कांगलीपाक में प्रचलन था कि अगर 4 रानियां और चारों के पुत्र हैं तो राजा के मरने के बाद सब में मतभेद होगा, सब में लड़ाई झगड़े होंगे उत्तराधिकारी के लिए। तो वहां पर एक पहले से ये रिवाज चलाया गया कि अगर 4 रानियां हैं, जो बड़ी रानी है अगर उसका पुत्र है, अगर नहीं है तो फिर उससे छोटी वाली का पुत्र होगा। तो अगर जैसे बड़ी वाली का पुत्र है तो बाकी की रानियों के पुत्रों को मरवा दिया जाता था पहले ही। मतलब पहले ही मामला साफ कर दो कि हाँ कौन ये बनेगा, उसी को जिंदा रखते थे, बाकी को मार देते थे। तो ये प्रथा अनूठा प्रचलन था कांगलीपाक का। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, नंगशल छाइबी जो थी वो चराइरोंगमा की छोटी रानी थी। अब छोटी रानी के होते हुए उनको ये मालूम था कि हाँ मैं छोटी रानी हूं, मेरा पुत्र है तो उसको मरवा दिया जाएगा क्योंकि वो छोटी रानी थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए नंगशल छाइबी ने अपने पुत्र को यानी पमहीबा को बचपन के ही उस दौर में एक नागा सरदार के यहाँ भिजवा दिया, उसको सुरक्षित करने के लिए। वो भिजवा देती है तो जो राजमहल था वहां पर पता चलता है कि बच्चा जो है गायब है, उसका पहले से कुछ नहीं पता। तो उसको इतना ध्यान में नहीं लाया जाता, बात को वहीं पर रफा दफा कर दिया जाता है। नंगशल छाइबी अपने पुत्र को यानी पमहीबा को नागा सरदार के यहाँ भिजवा देती है। तो पमहीबा का सारा लालन पालन बचपन का जो भी था वो नागा सरदार के यहाँ पर ही होता है। लेकिन चराइरोंगमा की बड़ी रानी को जब ये बात पता चलती है कि पमहीबा जिंदा है, छोटी रानी का पुत्र जिंदा है, तो वो आग में पड़े लोहे की जितनी लाल हो जाती है, गर्म हो जाती है। तभी से वो उसको साजिश करने लगती है पमहीबा को मारने की। उसकी लाख कोशिशें की जाती हैं लेकिन वो उसके पुत्र का बाल विवाह नहीं कर पाती। शायद भगवान का हाथ होगा तो वो नहीं कर पाती है उसका बाल विवाह का। बेशक बताया जाता है कि बड़ी रानी का एक भी पुत्र नहीं था, वो निसंतान थी, मतलब उसको कोई लड़की भी नहीं थी ना ही लड़का। बड़ी रानी द्वारा कई कोशिशें की जाती है लेकिन पमहीबा का बाल बांका ना हुआ और वो सही सलामत बने रहे। फिर वो समय आता है जो सभी की जिंदगी में एक ना एक बार जरूर आता है। उम्र का अंतिम पड़ाव चराइरोंगमा की जिंदगी में था। उनको अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगती है। उनको ये चिंता थी कि मेरा तो कोई पुत्र भी नहीं है और उनको पमहीबा के बारे में कुछ पता नहीं था। तो उनको यही चिंता सता रही थी कि अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा। लेकिन पमहीबा का राज नहीं छुपता है और उनको पता ही चल जाता है, खुद ही पमहीबा के बारे में खुद ही पता चल जाता है कि मेरा एक पुत्र है छोटी रानी का। तो वो इस बात से बहुत खुश होते हैं और वो तुरंत आदेश दे देंगे पमहीबा को राजशाही तरीके से तुरंत महल में लाया जाए। पमहीबा को राजशाही तरीके से महल में लाया जाता है और राजा के आदेश अनुसार उसको उत्तराधिकारी बना दिया जाता है।
और फिर एक नए राजा द्वारा नए राज्य के शासन के दौर की शुरुआत होती है, जिसने एक कांगलीपाक का यूं कहूं इतिहास ही बदल कर रख दिया, एक दृश्य बिल्कुल बदल कर रख दिया था कांगलीपाक का। पमहीबा का संबंध मैत्री वंश से था। उनका 1709 में राज्याभिषेक होता है। समय बीतता गया, शासन चलता रहा। एक वक्त आया 1717 का, जब वो यानी गरीब नवाज पमहीबा हिंदू धर्म से प्रभावित होकर हिंदू धर्म को अपना लेते हैं और वो पूरी जनता को, पूरी अपनी प्रजा को आदेश देते हैं या फिर अपील करते हैं। इतिहास से पता चलता है उन्होंने एक आदेश ही दिया था सभी को कि आपको हिंदू धर्म अपनाना होगा, आप सभी हिंदू धर्म अपनाओ। तो दोस्तों, मणिपुर कांगलीपाक के इतिहास के पहले राजा हुए पमहीबा गरीब नवाज, हिंदू धर्म को अपनाने वाले, और इस तरह से मणिपुर में कांगलीपाक में हिंदू धर्म की स्थापना हुई थी। पमहीबा से कैसे प्रसिद्ध हुए गरीब नवाज? दोस्तों, बताया जाता है कि पमहीबा ने एक बहुत बड़ा शासन किया था मणिपुर कांगलीपाक पर। तो उन्होंने हमेशा प्रजा के हित में ही कार्य किए। उन्होंने करीब 4 दशकों तक 40 से 41 वर्षों का शासन किया था। इसी दौर में प्रजा ने उनके काम से, प्रजा के हित में उनके कार्य से प्रसन्न होकर प्रजा ने खुद ही उनको गरीब नवाज की उपाधि दे दी। और पमहीबा को ये गरीब नवाज का नाम अत्यंत रास आया। उन्होंने इससे खुश होकर उसको अपना लिया और हर जगह गरीब नवाज का ही वो खुद, जो उनके लेख हैं, किताबें हैं, उनमें हर जगह गरीब नवाज का उपयोग करवाने लगे वो खुद से। पमहीबा ने एक वक्त पर पूरे राज्य को आदेश दे दिया था कि आप सभी को हिंदू धर्म अपनाना है, और पमहीबा का खुद भी वैष्णव पंथ की तरफ बेहद झुकाव रहा था। दोस्तों, अब बात ये आती है कि एक राजा ने अपना धर्म छोड़कर कैसे हिंदू धर्म को अपनाया, अपितु उसको पूरे राज्य में लागू भी कर दिया। एक बार की बात है कि बंगाल के कुछ साधु संत भ्रमण करते हुए हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे थे, उसको समझा रहे थे। तो वो मणिपुर कांगलीपाक पहुंचते हैं। उनकी मुलाकात इनसे होती है, पमहीबा से, और उस गुट का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे शांतिदास अधिकारी और गुरु गोपाल दास। इनकी मुलाकात राजा से होती है, पमहीबा से होती है। वो उनको सभ्यता, संस्कृति और अपने विचारों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में बताते हैं। तो बताया जाता है कि वो हिंदू धर्म से पमहीबा कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो जाते हैं और तुरंत ही हिंदू धर्म को अपना लेते हैं और पूरे राज्य में आदेश देते हैं, डोंडी पिटवाते हैं कि सभी को हिंदू धर्म अपनाना है। और इसी तरह से उन्होंने यहाँ पर हिंदू धर्म की स्थापना की, शुरुआत की। दोस्तों, बेशक हम अभी इसको मणिपुर के नाम से जानते हैं, लेकिन खुद मणिपुर में ही इसके अलग अलग नाम हमें प्राप्त होते हैं। और मणिपुर के जो पड़ोसी राज्य थे कांगलीपाक के, उनसे भी अलग अलग नाम प्राप्त होते हैं। म्यांमार बर्मा कये के नाम से पुकारते थे, और असम में इसको मोगली के नाम से, और अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम प्राप्त होते हैं, जैसे अलग मिकली, मेघबोग, पोथोकलम, अन्य नाम प्राप्त होते हैं। जब पमहीबा शासन कर रहे थे तो उसी वक्त म्यांमार में टोंगो नामक वंश था। उस वंश के राजा ने गरीब नवाज की बहन के लिए कुछ अपशब्द कहे थे। अब इस मैटर को समझते हैं। मैटर था क्या? गरीब नवाज ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भेजा था। टोंगो नामक वंश जो था उसके राजा के लिए, उस राजा का नाम प्राप्त नहीं है, तो वहां के राजा के लिए प्रस्ताव भेजते अपनी पुत्री का। लेकिन वो जो राजा था म्यांमार का, उसने प्रस्ताव रखा कि मुझे आपकी बहन से शादी करनी है। इसी बात को लेकर गर्मा गर्मी छिड़ जाती है और गरीब नवाज को ये अपमान लगता है अपनी बेटी का, अपना पूरे राज्य का। और वाकई में ये अपमान है भी। अगर हम किसी का प्रस्ताव भेजते हैं लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं इससे शादी करूंगा, तो ये वाकई में एक अपमान है। इसी कारण एक भीषण युद्ध गरीब नवाज और टोंगो वंश के बीच हो जाता है। इसमें गरीब नवाज ने टोंगो वंश को यानी म्यांमार को पूरी तरह खदेड़ दिया और वहां के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया और दरबानियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इसी मसले को लेकर कई दोनों राज्यों के आपस में युद्ध होते हैं बहुत सारे। इसमें हमेशा गरीब नवाज की विजय हो रही थी हर बार। टोंगो वंश तैयारी करके आता, गरीब नवाज उसको लपेट देते और वहां पे लूटमार मचती, उसको खूब क्षति हो रही थी टोंगो वंश को, म्यांमार को, और ऐसे ही चलता रहा और गरीब नवाज का जो शासन था, क्षेत्र था, वो फैलता चला गया। दोस्तों, ऐसा पता चलता है कि गरीब नवाज ने जीवन भर बर्मा से ही युद्ध किए थे और अपना जीवन बर्मा से ही युद्ध करते करते निकाल गया। एक वक्त आया जब गरीब नवाज सोचते हैं कि क्यों ना बर्मा से कुछ वार्तालाप करके राजनीतिक संबंधों को सुधार कर लिया जाए। वो अपने बड़े बेटे श्याम शाह के साथ म्यांमार जाते हैं इसी बात को लेकर। लेकिन उनका छोटा बेटा था एक अजीत शाह, वो अपनी उधेड़-बुन में लग जाता है कि क्या चल रहा है। वो गए तो थे म्यांमार वार्तालाप करने, लेकिन वो सोचता है कि पिताश्री पमहीबा जो है वो सारा राज्य उत्तराधिकारी मेरे बड़े भाई यानी जो उनका बेटा था, बड़ा बेटा श्याम शाह, उसको बनाने में लग गए हैं। फिर यही हुआ जो मैं पहले से बताता आया हूं कि गद्दी के लिए बेटे ने बाप को मारा, भाई ने भाई को मारा, यही हुआ।
वो षड्यंत्र रचता है, एक घोर षड्यंत्र अपने पिता और बड़े भाई की हत्या के लिए। वो बीच रास्ते में ही अपने कुछ जो उसके षड्यंत्र था उसको फैला देता है, कुछ आदमियों को उनकी मृत्यु के लिए लगा देता है और बीच रास्ते में ही उनके अपने बड़े भाई और पिता की मृत्यु हत्या करवा देता है। इसके बाद यही होता है कि अजीत शाह को राजा बनाया जाता है वहां का, और चलता चला गया। पमीवा के कुछ आए जो उनकी पीढ़ियां आई, उन्होंने शासन किया। इसके बाद कुछ और शासक आए, वंश आए, उन्होंने अपनी स्थापना की मणिपुर पर, और वंश चलते गए, समय बीतता गया। 1949 तक ऐसा ही चलता रहा, कई वंश आए, कई वंश गए। लेकिन एक वक्त आया 21 सितंबर 1949 का, जब बुद्ध चंद्र जो यहाँ के अंतिम राजा थे, उनके द्वारा शिलोंग में भारत के साथ विलय कर लिया जाता है। विलय कर लिया गया। 15 अक्टूबर 1949 को भारत का भिन्न बन गया। 1955 में फिर बुद्ध चंद्र के यहाँ के जो अंतिम राजा थे उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों विलय के बाद यह भिन्न बन गया। यहाँ पर एक निर्वाचित सरकार का गठन किया जाता है। फिर 1956 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है, जो कि 1972 तक चला। फिर यहाँ पर एक आंदोलन होता है स्वतंत्र राज्य के लिए। ये आंदोलन चलता है कुछ दिन, और फिर इसके बाद 21 जनवरी 1972 को, कुछ ही दिनों में इसको एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, केंद्र सरकार से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी कामिलीपाक से मणिपुर बनने की कहानी। कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और बने रहिए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, प्यार बनाकर रखिए अपना, और मिलते हैं फिर अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।